गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। हेलो अमान। बाकी कहाँ रह गए? 3 बज गए हैं। अच्छा, आप सारे स्टूडेंट्स एक ही क्लास से एक ही स्कूल को बिलोंग करते हैं कि आप लोग अलग अलग स्कूल से हैं? मैं अमान और आर्यन तीनों एक ही स्कूल तीनों में एक एक ही क्लास में। ओके, मतलब खेत, अमान एंड आर्यन एक ही स्कूल से आते हैं। ओके, फ्रॉम विच स्कूल? शांति शांति। ओके, तो अभी आपके क्लासेस, अभी तो वेकेशन चल रहा है होगा, है ना? हाँ मैम। ओके, तो अभी आपके क्लास 11th के क्लासेस स्कूल में स्टार्ट हुए हैं क्या? 2 हफ्ता वे हुआ है था। पर बहुत करवाया नहीं है। क्या मतलब 1-2 क्लासेस हुए हैं? 2 वीक्स हुए थे, उसमें भी अच्छा, 2 वीक स्टार्टिंग हुए। में बहुत कम बच्चे थे। ओके ओके ओके, चलो यार, बाकी पता नहीं आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं। 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुको, मैं आती हूँ।
ओके, तो बहुत हो गया वेट, अभी फिर स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम बात किया था एसआई सिस्टम के बारे में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात हो गई थी। तो हमने देखा था कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में उन्होंने बोला कि हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं, और ये 7 बेसिक यूनिट से हम क्या करेंगे, बाकी सारे यूनिट्स को हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 7 बेसिक यूनिट्स थे वो कौन कौन से थे? अरे यार कैमरे ऑन कर लो, 3 लोगों ही तो हो, जल्दी से कैमरा ऑन कर लो। ओके फाइन अमान। ओ आर्यन ने तो कर लिया, ये अमान आप दोनों भी कर लो। तो हम बात कर रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटीज में कौन से थे, मास था, लेंथ था, देन क्या चीज थी इसमें, करंट था, मोल, हाँ, और टाइम, टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, करंट हो गया, मोल हो गया, और इंटेंसिटी, और क्या आएगा, एक चीज मिसिंग है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, है ना। तो इन सबकी यूनिट्स भी देख लेते हैं कि एसआई में इसको सेकंड्स बोलते हैं, इसको केजी बोलते हैं, लेंथ को हम मीटर बोलते हैं, करंट को एम्पियर्स में बोलते हैं, मोल को वी राइट इट एज MOL, एंड इंटेंसिटी इन कैंडेला डिनोटेड बाय CD, एंड टेम्परेचर होता है केल्विन में, ठीक है। अब ठीक है, ये सारी यूनिट्स हमको पता चल गए। अब अगर हमें मान लीजिए कोई यूनिट बहुत छोटी है और कोई यूनिट बहुत बड़ी है, जैसे हम लोग बात करते हैं, आपको पता है कि हम लोग मास की जो यूनिट यहाँ पे किलोग्राम कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो दिस इज 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास यूनिट ग्राम से भी कोई छोटी यूनिट आ जाए, ठीक है, मान लो मेरे को लिखना है माइक्रोग्राम, तो लिखना है, या मिलीग्राम, पहले मुझे लिखना है यहाँ पे मिलीग्राम। तो मिलीग्राम कैसे लिखते हैं? मिलीग्राम मतलब क्या होता है? मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मेरे पास बहुत बड़ी यूनिट हुई, मान लो मेगा, कहीं पर आया मेगाग्राम, मतलब मेगाग्राम मतलब होता है 10⁻6 ग्राम, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी अपने यूनिट को हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है कोई बड़े यूनिट में या किसी छोटे यूनिट में, तो हम लोग ने देखो यहाँ पर एक ही प्रीफिक्स यूज किया, जैसे यहाँ पर मिली यूज किया, यहाँ पर मेगा यूज किया, यहाँ पर किलो यूज किया, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास, हम लोग को केमिस्ट्री में क्या होता है, हम लोग किस नंबर तक जाते हैं, 10⁻23 तक भी जाते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन का देखें तो 10 यहाँ पर -31 तक भी जाते हैं, मिनिमम इतना, और मैक्सिमम 10⁻23 तक हमको डील करना पड़ता है। तो मैम अगर इतने बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो इनको लिखने का भी तो कुछ तरीका होना चाहिए। तो लिखने के लिए इनके यहाँ पर कुछ बात की गई है, कुछ आपको प्रीफिक्सेस बताए गए हैं, जैसे एक कुछ प्रीफिक्सेस आप अपने प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स में पढ़ के आए हो। ये पोयम याद किया था क्या? मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इस तरह का याद किया था क्या? अमान, हेत आपके कैमरे के साथ क्या हो गया? मैम को ऑन करता हो तो वॉइस ब्रेक ऑन करती है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अमान, हारियन, आप लोगों ने ये टाइप का देखा है, पढ़ा तो मतलब है। ये जो अब मैथ्स में देखा है कि नहीं, मिली, हाँ मैम, सेंटी, डेसीमीटर, हाँ ना। यस तो मैम। यहाँ पर, तो ये जो पोयम है, यहाँ पर मिली, यहाँ पर मीटर है, इसकी जगह ग्राम आ सकता है, ठीक है। और डिपेंडिंग की आपका यहाँ पे क्या यूनिट रख रहे हो। तो अगर मुझे यहाँ पर मिलीमीटर लिखना है तो हो जाएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ठीक है। तो अब मिली के लिए हम लोग यूज करते हैं 10⁻³ सेंटी के लिए यूज करते हैं, सेंटीमीटर के लिए हम लोग यूज करते हैं 10, डेसी के लिए 10⁻⁻1, मीटर के लिए 1, और डेका के लिए 10, हेक्टो के लिए हो जाएगा 10⁻², और किलो के लिए हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। मतलब अब मुझे अगर लिखना है 1 मिलीमीटर हैज हाउ मेनी मीटर, तो इसका मतलब है
कि मीटर में मैंने को क्या करना है, वहां पे 10⁻³ मुझे मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। अगर मुझे बोले कि कोई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो आई विल राइट इट एज 10⁻² मीटर, ठीक है। तो ये वाली चीज तो क्लियर है, आई होप इसमें तो कुछ बात ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पर इसके बाद कुछ बड़े यूनिट्स जो आपको अब दिमाग में रखने हैं वो हैं आपके मेगा, नेक्स्ट है आपका गीगा। मेगा में क्या होता है, मेगा में आपका आता है 10⁶, गीगा में आता है आपका 10⁹, ठीक है। उसी तरह से और छोटे यूनिट्स में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर होता है एक नैनो, नैनो का हो जाता है 10⁻⁹, ठीक है। और एक और होता है माइक्रो, माइक्रो और एक होता है नैनो। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, और इसी तरह से एक और होता है पीको, पीको में हो जाता है 10⁻12। तो ये 2-3 यहाँ पर और ये 2-3 यहाँ पर, बस ये 2-3 आप दिमाग में और रखना कि जो आपको एडिशनली याद रखने हैं कि मेगा मतलब 10⁶ एंड गीगा मीन्स 10⁹। तो अगर आपको वहां पे लिख रहा है कहीं पर, मान लो ये मेगा वाला यूनिट होता है एनर्जी में यूज, ठीक है, पावर में, तो कोई कहता है मेगा वॉट, so that means this is 10⁶ watt. If someone says gigawatt, that means this is 10⁹ watt. ठीक है। तो ये हो गया मेरा बड़े यूनिट्स की बात और बहुत छोटे यूनिट्स की बात, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज का जो मेजरमेंट है वो हम लोग ये 7 बेसिक यूनिट्स में लिखते हैं, और ये बेसिक यूनिट से ही हम लोग बाकी यूनिट्स को जो डिराइव करते हैं उनको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। मुझे पावर का लिख के बताओ, पावर का क्या आएगा, आप लोग मुझे पावर का लिखकर बताओ, पावर का यूनिट क्या आएगा, ट्राई करो जल्दी से। पावर का यूनिट, पावर मतलब क्या होता है, व्हाट इज पावर, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या होता है ये, पावर होता है अपना एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और वर्क का यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क अपना हमारा एनर्जी हो गया, और एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारा यही चीज पावर होती है, ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं जूल्स, और टाइम का यूनिट क्या लिखते हैं हम, सेकेंड, ठीक है। तो अब आप जूल्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जूल कैसे आया होगा, ये पता है ना आपको, यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी जूल्स होती है। आर्यन आया ना, हाँ मैम ये तो पता है। यस मैम। है ना, पता है ना। तो यहाँ पर पावर का यूनिट हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब जूल्स पर सेकेंड। अब जूल्स को मैं कैसे लिखूं, जूल्स कैसे आया होगा, ठीक है। तो आप याद करो वर्क डन भी क्या होता है, वर्क डन होता है मेरा जूल्स, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही होता है ना। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। और अब मैं फोर्स को भी फर्दर लिखना चाहूँ तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया मास, मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स, ठीक है। अब इन तीनों के यूनिट्स लिख के देखो, मास का यूनिट होता है मैम केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब मेरा जूल, और ये मेरा हो गया जूल का यूनिट, ठीक है। तो जूल को मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। अब इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पर क्या आएगा, दिस विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर ये देखो पर यूनिट टाइम था तो ये हो गया सेकेंड, ठीक है। ठीक है क्या, तो आप देखो आपका ये जो जूल पर सेकेंड है, आपका ये सारे बेसिक यूनिट से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। तो किसी चीज को लिखना है तो जूल्स मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स मतलब न्यूटन, और न्यूटन मतलब होता है, यहाँ पे कुछ गलती किया क्या, नहीं, न्यूटन का मतलब हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया केजी में, एक्सेलरेशन हो गया मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा मीटर में। तो ये मेरा हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने अब जैसे आपको बताया था। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे,
वो बात कर लेते हैं, यही कुछ डिराइव, ये सब कुछ अपने जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बारे में, ठीक है। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी जो हम बात करेंगे वो है हमारा मास। दूसरा हम जो बात करने वाले हैं वो है वेट, मास, वेट, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉल्यूम एंड लास्ट विल बी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है 4 जिनके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो मास क्या होता है, आपको पता है कि मैम किसी भी बॉडी में जितना मैटर कंटेन्ड है, मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी या सब्सटेंस, तो वही चीज हमारी क्या होती है, उसकी मास। अब आप अगर मास की बात करो, तो मास की बात करें तो मास क्या होगा हमारा, क्या मास चेंज हो सकता है कभी, सोचो, हमारा मास चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पे अर्थ में मेजर करूं, कहीं और जाके किसी और प्लैनेट में मेजर करूं, किसी हिल पे जाके मेजर करूं, तो मेरा मास जो है इट विल रिमेन द सेम, मास रिमेन्स सेम, कभी इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। पर वहीं अगर आप वेट की बात करो, वेट की बात करो तो वेट क्या होता है, वेट होता है हमारा, इट इज द फोर्स exerted by gravity, force exerted by gravity। तो अगर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम पे जो फोर्स लगता है वो चीज हमारा वेट कहलाता है। तो इसका मतलब कि मैम ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें पता है अलग अलग जगह पे वेरी करता है। लाइक अगर हम यहाँ पे अर्थ की बात करें तो अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल की जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या हो जाता है, जी, ठीक है। मतलब किस किस उस तक खींचेगा तो m इंटू जी, लेट से किसी बॉडी का मास m है तो वो कितने फोर्स से खींचेगा, g, और ये g क्या होता है, g इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब आप मून में अगर जाओगे तो यही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट बिकम्स g/6, तो वहां पर आपका अगर वहां पे वेट मेजर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, mg/6। इसका मतलब कि मैम जो वेट है ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, जैसे ही मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी तो मेरे यहाँ पर वेट की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो अगर किसी को लगता है कि भाई मैं बहुत भारी हूँ तो वो क्या करे, वो मून में जाके अपना वेट मेजर कर ले, ठीक है। तो हो जाएगा इट विल बी 1/6 ऑफ योर वेट ऑन अर्थ, ठीक है। तो लिख लो इन दोनों चीजों को, मास एंड वेट, मास एंड वेट। अच्छा, और मास का अपन ऐसा यूनिट की बात करें तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट में यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट भी लिख लो, दिस इज केजी। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा, वेट मतलब देखो फोर्स, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसका जो ऐसा यूनिट होगा दैट विल बी न्यूटन। तो यहाँ पर वेट का आपका ऐसा यूनिट आ जाएगा न्यूटन। और न्यूटन को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। और वेट के लिए यहाँ पर ये पॉइंट एडिशनली लिख लेना कि लाइक यहाँ पे जी जो है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड g/6 says acceleration due to gravity on moon। तो ये है आपका वेट ऑन अर्थ और ये हो गया आपका वेट ऑन मून। तो इसका मतलब वेट जो है वो हमारा वेरी करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब आप फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आप यहाँ पर ग्रेविटेशन मतलब अर्थ पे भी आप वेरिएशन देखोगे कि अगर हम एच हाइट ऊपर जाते हैं और एच हाइट नीचे जाते हैं, अर्थ पे डिग करेंगे तो भी इस जी की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ठीक है, डन। नहीं मैम बाकी है। लिख लिया। बाकी है, लिख लो।
वेट में लिख लेना, वेट में एक पॉइंट लिख लो, वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू change in gravity, due to change in gravity. फाइन, वेट के लिए लिख लिया, वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिपेंडिंग अपॉन जी, ठीक है। नेक्स्ट अब है हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर, नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो गया मेरा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, तो उसने कितना स्पेस ले रखा है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, आपको पता है वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो होता है ये होता है हमारा मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा एक बात, अगर मैं यहाँ पर लैबोरेटरी में जाऊं, लैब में जाऊंगी तो आप देखोगे वहां पर हम मास को, ग्राम्स को ज्यादातर वहां पे मेजर करेंगे, ठीक है। तो ग्राम्स में क्यों करते हैं, रीजन है उसका, क्योंकि जब हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वहां पर हमें जो भी सब्सटेंस लेना है उसकी हमें जरूरत बहुत बल्क में नहीं है, ठीक है। तो जब हमें वहां पर बहुत बल्क में जरूरत नहीं है तो वहां पर हम छोटी यूनिट्स पे जाते हैं, तो कभी कभी ग्राम और कभी कभी हो सकता है आपको क्या जरूरत पड़े, मिलीग्राम की, ठीक है। मिलीग्राम को mg लिखता है, तो दिस इज ग्राम एंड दिस इज मिलीग्राम। तो मास का ऐसा यूनिट तो आपका केजी ही है, पर लैबोरेटरीज में क्योंकि हमें स्मॉल स्केल में जरूरत है, स्मॉल अमाउंट में जरूरत है, तो वहां पे ग्राम्स में हम मेजर करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपना वो फिजिकल बैलेंस, या आप कह सकते हो वो डिजिटल बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंस, जिसपे हम लोग अपने वेट को लगकर, मतलब मास को ऐड करके वहां पे उसका मास निकाल लेते हैं कितना अमाउंट है। अच्छा, अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का भी आपको पता है ऐसा यूनिट जो है वो है आपका मीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम आप देखोगे बहुत बार हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, लीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं। और अगर इसका मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन याद हो आपको, क्या होता है रिलेशन, एक मुझे रिलेशन बताओ, मीटर क्यूब और लीटर में क्या होता है। मीटर क्यूब इज अ बिगर यूनिट और लीटर इज अ बिगर यूनिट। मैम 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, पर मैं, अरे 1 मीटर क्यूब, हाँ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या है, 1 मीटर क्यूब ही इतना बड़ा यूनिट है, ठीक है। 1000 लीटर, मान लो आप दूध का एक पैकेट लेने जाते हो मार्केट में तो कितना लीटर का होता है, हाफ लीटर का होता है। तो अब अगर आपको वहां पर मीटर क्यूब जैसे बड़े यूनिट की जरूरत लैब में भी नहीं पड़ेगी उतनी, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे लीटर्स में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो लैब्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, लैब्स में वी यूज फ्यू क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, फ्यू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे आपके एक होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या होगा, कभी अगर आपने लैब में अगर अभी मतलब इससे पहले कभी एक्सपेरिमेंट देखा हो, ड्रॉ करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, यहाँ पे प्लीज यार मेरी ड्राइंग में मत जाना, बहुत गंदी आती है इस पर। तो ये हो गया मेरा एक सिलेंडर और इसमें इस तरह से होते हैं मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स लगे होते हैं। अब मान लो यहाँ पर जो है सबसे नीचे है 0 का मार्क्स, फिर यहाँ पर थोड़ी देर पर अगर आपका आ गया क्या कहते हैं ml में, मान लो 1 ml 2 ml 3 ml, तो उस तरह से यहाँ पे मार्क्स होते हैं। तो जितना आपको वॉल्यूम लेना है तो अब आपको मेजर करना है कि मान लो आप किसी एक्सपेरिमेंट में डिस्टिल्ड वाटर यूज कर रहे हो, तो अब डिस्टिल्ड वाटर का आपको अगर अमाउंट मेजर करना है तो आप इसमें डाल दो, और जितना अमाउंट लेना है तो इसकी जितनी मेजरिंग कैपेसिटी होगी मैक्सिमम, आप उतना इसको फिल करके अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हम लोग, आपने सुना होगा नाम शायद टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन होती हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन कराते हैं, मान लो एक एसिड है और एक बेस है, ठीक है। तो एक एसिड को में कितना बेस लगाए मिलाएं कि वो चीज हमारी न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। मान लो इस तरह का टाइट्रेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हमारे पास एक
ये होता है सेटअप। इस सेटअप में क्या होता है, इस सेटअप में यहाँ पर एक क्लिप लगी होती है, इस क्लिप को हम लोग लगे रहती है, और ये जो ग्लास होता है बहुत पतला सा होता है, ठीक है, ये पतला सा ग्लास होता है, और इसके एंड से हम लोग यहाँ से वो निकाल लेते हैं, अपना लिक्विड गिरता है। अब ये वाला जो पार्ट है, इसमें भी आपके मेजरमेंट जो होते हैं वहां पर लिखे होते हैं, कैलिब्रेटेड होते हैं पहले से, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूरेट, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूरेट। तो ब्यूरेट की हेल्प से भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपना वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर इस वाले ब्यूरेट में लेना है मुझे एसिड को, और नीचे मैंने एक बीकर रखा या कोनिकल फ्लास्क रखा, तो जिसमें मैंने लिया हुआ है बेस, ठीक है। अब ये एसिड और बेस को मैं मिक्स कर रही हूँ, तो धीरे धीरे जब हम लोग को इस वाले पिन को धीरे धीरे हम यहाँ पर भी एक पिन लगा रहता है, सॉरी ऊपर नहीं, यहाँ पे नीचे होगा पिन, तो यहाँ पर एक पिन लगा होगा, तो जैसे ही हम उस पिन को थोड़ा सा खोलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये HCl जो भी इसमें एसिड है वो जाके बेस से मिक्स होगा। पर अब एसिड का वॉल्यूम कितना यूज हो गया मैम इस बेस को ऑक्यूपाई, इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो आप यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम देख लेते हो और फाइनल वॉल्यूम देख लेते हो, और इन्हीं दोनों के डिफरेंस से आपको पता चल जाता है यहाँ पर कितना वॉल्यूम लगा। तो कहने का मतलब कि ये कि यहाँ पर जो लैबोरेटरीज में एक और जो चीज यूज होती है वो होती है ब्यूरेट, ब्यूरेट। इसी तरह से होता है एक पिपेट, पिपेट होता है, पिपेट में क्या करते हैं, हमें किसी भी वॉल्यूम को, किसी भी सब्सटेंस को निकालना है, तो हम लिटरली उसको जैसे स्ट्रॉ को यूज करते हैं ना, उसी तरह से पिपेट को यूज करते हैं, और उसमें भी वहां पर मेजरिंग ये आपका स्केल गिवन रहता है। और इसके अलावा एक और होता है हमारा कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे लैब्स में यूज होते हैं फॉर मेजरिंग वॉल्यूम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ये हो गई मेरी वॉल्यूम तक की बात। नेक्स्ट है मेरा टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर ऐसा यूनिट होती है इसकी केल्विन, ठीक है। अब जो टेम्परेचर होते हैं, टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं, आपको पता है एक स्केल होता है सेल्सियस स्केल, जो कि आपने बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। और जो आप लोग घर में थर्मोमीटर यूज करते हो, ठीक है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर किस स्केल में गिवन रहता है, इट इज इन सेल्सियस और इट इज इन केल्विन और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में है। अमान क्या कहते हो, फ़ारेनहाइट है कि सेल्सियस है कि केल्विन है? सेल्सियस सेल्सियस होगा थर्मोमीटर में घर वाले। मैम दोनों होता है, चेंज कर सकते हो। हाँ दोनों भी हो सकते हैं, देखो किसी किसी में फ़ारेनहाइट में होगा। अगर मैं बोलूँ आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, अगर आपका नॉर्मल आएगा 98.6, तो ये किस में होता है, दिस इज इन सेल्सियस और दिस इज इन फ़ारेनहाइट। नॉर्मल दिस इज इन फ़ारेनहाइट। अगर आप सेल्सियस में निकालोगे तो दिस विल बी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्मोमीटर में होता है तो वो आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होगा, ठीक है। बट फ़ारेनहाइट तो डेफिनेटली होता है वहां पे, ठीक है। तो टेम्परेचर को आप देखो, यहाँ पर अलग अलग स्केल्स होते हैं। अगर आप लैब में देखोगे तो वहां पे सेल्सियस स्केल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस स्केल में क्या होता है समझ लो, फिर लिख लेना। सेल्सियस स्केल में हमारी जो रीडिंग्स होती है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस टू जनरली 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगी, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस मैम कैसे बनाते हैं, हम लोग देखते हैं कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, वो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब वाटर मेरा बॉईल होने लगा, मैंने एक थर्मोमीटर ले लिया, उसमें मेरे मरकरी है, ठीक है। अब उस थर्मोमीटर को मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा यहाँ पे वाटर बॉईल करने लगा, जिस टाइम पे ये वाटर बॉईल कर रहा है, तो ये मरकरी क्या होगी, इसमें एक्सपैंड हो जाएगी। तो वो जिस पॉइंट तक एक्सपैंड हुई उसको मैंने मार्क कर लिया 100, ठीक है। और उसी तरह से इस थर्मोमीटर को जब मैंने आइस में डिप किया, आइस में डाला, यहाँ पर आपके आइस है, ठीक है। और ये थर्मोमीटर में अगर आइस में है तो ये जो मरकरी है इसका लेवल काफी नीचे होगा, ठीक है, मरकरी का लेवल काफी नीचे होगा। तो मरकरी जिस भी लेवल से, किसी लेवल से उठ के जहां पर आई, जैसे ही इसने मेल्टिंग स्टार्ट की, यहाँ से आइस मेरा वाटर में कन्वर्ट होना जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो जिस पॉइंट तक मेरी मरकरी राइज हुई वही टेम्परेचर क्या होता है मेरा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो वाले पॉइंट को जहां तक मरकरी राइज हुई उसको मैंने कह दिया 0। और जब मैंने वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो देखा जब वाटर बॉइल होने लगा और वहां पे मरकरी जहां पे पहुंची उसको मैंने कह दिया 100। इन शॉर्ट अगर मेरे पास ये थर्मोमीटर है
तो जब वाटर बॉईल हुआ तो मेरा मरकरी यहाँ तक पहुंच गया था, तो मैंने कहा ये है 100 डिग्री सेल्सियस। और जब मेरी आइस मेल्ट होने लगी तो मैंने देखा मेरा मरकरी यहाँ तक था, तो मैंने कहा ये है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहलाया मेरा कैलिब्रेशन, इसी को हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन। मैंने अपने सेल्सियस स्केल को कैलिब्रेट किया, ठीक है, किसकी हेल्प से? आइस वाटर की हेल्प से। और यहाँ पे अब क्या होगा मैम, बाकी मार्क्स कैसे मिलेंगे? अब आपको मिल गया 100 का मार्क, आपको मिल गया 0 का मार्क, इनके बीच में यूनिफॉर्मली डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे बाकी रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलिब्रेट करते हैं अपने सेल्सियस स्केल को, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, टेम्परेचर की बात करूं तो क्या टेम्परेचर मेरा नेगेटिव में हो सकता है? टेम्परेचर नेगेटिव में हो सकता है? हाँ हो सकता है। हो सकता है। और ये टेम्परेचर किस में होगा? डिग्री सेल्सियस में होगा या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, ठीक है, हो सकता है। आइस हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करती है एट रूम टेम्परेचर, वो सॉरी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे ना तो आइस हमारी जल्दी भी मेल्ट, वो और कम टेम्परेचर पे मेल्ट करेगी, ठीक है, तो बिलो 0। तो यहाँ पर यह है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो नेगेटिव बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर मैं केल्विन की बात करूं तो केल्विन स्केल जो होता है, ये भी एक केल्विन स्केल भी एक टेम्परेचर मेजरमेंट का स्केल होता है, पर ये एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है और केल्विन स्केल में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती, इसमें कभी भी नेगेटिव वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी। केल्विन स्केल हमेशा 0 डिग्री केल्विन से ही स्टार्ट होता है और फाइनल जितने भी आपका टेम्परेचर मेजरमेंट जहां तक चल रहा है वहां पर होगा। केल्विन स्केल में आपको नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन हम लोग वो टेम्परेचर है, यहाँ पर कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट 0। मतलब पता नहीं 0 डिग्री केल्विन कभी अचीव नहीं हो पाया है कि ये टेम्परेचर कैसा होता है, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, पर लेकिन ये हमारा एक रेफरेंस है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, एक टर्म आती है यहाँ पे 273.15 डिग्री केल्विन, ठीक है, ये जो होता है, यही जो केल्विन है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर मुझे सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? आई राइट 1 केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस जो भी वैल्यू है प्लस 273.15। 1 केल्विन नहीं, यहाँ पे लिखो डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये होता है मेरा केल्विन और सेल्सियस के बीच में कन्वर्जन, कि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन हमारी इस तरह से आती है। तो इफ आई से टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब केल्विन में कितना हो जाएगा, ऐड करोगे आप तो इट विल कम आउट टू बी 273.15 केल्विन, ठीक है। तो ये जो आपको केल्विन मिला, दिस इज, क्या मैं कह सकती हूँ, यही मेरा क्या है, दिस इज ऑल्सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर आपसे कोई कहे कि केल्विन में बताओ तो आपको इस तरह से बताना है, ठीक है। और कोई कहे डिग्री सेल्सियस में क्या होगा तो आप इजीली बता सकते हो कि मैम वो डिग्री सेल्सियस में इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन लिख लो। अच्छा, टेम्परेचर में सबसे पहले एक काम करो, लिखो, ठीक है, ये रिलेशन लिख लो, डिग्री केल्विन का रिलेशन लिख लो और सेल्सियस का रिलेशन लिख लो। डिग्री केल्विन का रिलेशन लिख लो और सेल्सियस का रिलेशन लिख लो। 1 डिग्री इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। अच्छा, अब मैम इसी तरह से अगर मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट अगर कन्वर्ट करना है, और नीचे, अच्छा इसमें एक और पॉइंट लिखो, केल्विन स्केल will never have negative values. Kelvin scale will never have negative values. Kelvin scale will never have negative values, ठीक है, of temperature. Kelvin scale will never have negative values of temperature. अब देखो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, एक तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ जो है, और ये भी बता देती हूँ कि आप इसको याद कैसे रख सकते हो, ठीक है। ये आपका रिलेशन आता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका ये है, अगर मैं वाटर की मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं या मेल्टिंग वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं या आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर फ़ारेनहाइट में लिखोगे, मेल्टिंग पॉइंट को यहाँ पे सेल्सियस में लिखा और मेल्टिंग पॉइंट को आप यहाँ पे फ़ारेनहाइट में लिखोगे तो दिस विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
और अगर आप इसके बॉइलिंग पॉइंट को लिखोगे तो दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, पर फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर्स आते हैं। अब मैम अगर मुझे कन्वर्जन लिखना है तो मान लो यहाँ पर कोई टेम्परेचर है C, यहाँ पे C डिग्री है और यहाँ पर उसी को हम लोग लिख रहे हैं F में। तो मैं कैसे लिखूंगी? आई विल राइट C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई डिफरेंस बिटवीन दीज टू, C माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। और इसी तरह से ये जो किसी पॉइंट, ये जो इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे टेम्परेचर है F, आई विल राइट F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे 100 माइनस 0 लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ 100 में तो लिख यहाँ सकते पर क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में नीचे जो हमने लिखा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और राइट हैंड साइड में भी मैंने क्या लिखा? डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब क्योंकि ये सेल्सियस के लिए लिख रहे थे तो मैंने यहाँ पे लिखा 100 माइनस 0, क्योंकि 0 है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो ये है मेरा बॉइलिंग पॉइंट और ये है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अभी कोई और सब्सटेंस होता ना तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो कोई कहे कि भाई कोई और सब्सटेंस है जिसका यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर कुछ और है और बॉइलिंग टेम्परेचर कुछ और है, तो यहाँ पे आपको तरीका वही है। जो तरीका है वो है डिग्री सेल्सियस माइनस, यहाँ पे लिख लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या यहाँ पे लिख लो फ्रीजिंग पॉइंट, लिख लो फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। and this is equal to degree Fahrenheit minus freezing point divided by boiling point minus freezing point। अब कैंसिल मत कर देना बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट को लेफ्ट और राइट से, ठीक है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में ये वैल्यूज अलग हैं, ठीक है। डिफरेंस लोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 180 और यहाँ पे डिफरेंस है 100 का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो आपकी बुक में फॉर्मूला गिवन है ना, ये मुझे याद नहीं रहता। मतलब इस तरह से 5/9 F माइनस 32 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आप जनरल लिख लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो एक काम करना, कैसे लिखोगे इसको? यहाँ पे ये बना लेना, ये जो चीज मैंने बनाई है, ये वाला टेम्परेचर यहाँ पे लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट 32, बॉइलिंग पॉइंट 100 और फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी, और यहाँ पर क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया अपना 212, ठीक है। और इनके बीच में कोई एक पॉइंट है वो ले लिया, यहाँ पे टेम्परेचर उसका होगा सेल्सियस में, यहाँ टेम्परेचर होगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेना। डन? हेत लिख लिया? हाँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, और डेंसिटी हमें क्या बताती है? किसी भी चीज की कॉम्पैक्टनेस के बारे में बताती है, या फिर वहां पे हाउ क्लोज आर दीज मॉलिक्यूल्स सिचुएटेड, ठीक है। तो कॉम्पैक्टनेस के बारे में या इसके बारे में कि आपके उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने पास पास हैं। तो मास की बात करें तो मास इज इन केजी, और वॉल्यूम किसमें होता है अपना? मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी आ गई अपनी केजी पर मीटर क्यूब में, मतलब मास का ऐसा यूनिट लिखा, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लिखा, और डेंसिटी आ गई मेरी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। लिख लो इसमें भाई। अच्छा एक चीज, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने गैस भरी, इसका मास है m, ठीक है, और ये जिस कंटेनर में भरी इसका वॉल्यूम है v। अब मैंने एक बड़ा कंटेनर लिया और यही गैस को, आपको पता है क्योंकि गैसेस जो हैं उनका
जितने में डाल दो वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, पर उसका मास तो आ नहीं जाएगा एक्स्ट्रा। तो मैंने सी को यहाँ पे रखा एक बड़े वॉल्यूम में जिसका वॉल्यूम है 2V, ठीक है। किस केस पे डेंसिटी ज्यादा है? डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी? 1 और 2। पहला केस है जहां पर मास है और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज स्मॉल, लेट्स से दिस इज V, और पहले सेकंड वाली केस मैम। में फर्स्ट ज्यादा। चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो ये आपकी जो है वो आपकी पहले, इसका मतलब सोचने वाली बात भी है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम है इसका मतलब यहाँ पे जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के ये बहुत पास पास होंगे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये काफी दूर दूर सिचुएटेड है, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी कम आई और यहाँ डेंसिटी ज्यादा आई। तो ये आपको क्या बताता है? कॉम्पैक्टनेस के बारे में। लिख लो यहाँ पे, मोर द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मोर द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, more compactly, comma, more compactly the particles are situated. More the density of the substance, more compactly are the particles situated. Okay? More compactly are the particles situated. अब देखो, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम किसकी बात करेंगे? लिख रहे हैं क्या आप लोग? अभी हो गया? डन। साइंटिफिक ma'am. नोटेशन में हम बात करेंगे इस बारे में कि जैसे हमने बात किया कि नंबर्स जो होते हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े होते हैं। अभी जब हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास में ही हम पहुंच जाएंगे प्रोबेबली मोल कॉन्सेप्ट पे, और मोल कॉन्सेप्ट में जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वहां आपको दिखेगा ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं इनका नंबर बोलूं तो ये आता है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कहीं पर, अगर आपके पास गैस का, मान लो आपके पास वहां पर 1 मोल है, जिसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे मोल क्या होता है। थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि गैस का 1 मोल है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल ही ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लेती हूँ तो हाइड्रोजन का अगर मैं 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लूंगी तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल होता है, और उसमें अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करोगे तो वहां पर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने ज्यादा, ठीक है। ये नंबर जो है ये पूरे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है हाइड्रोजन के, कि अगर आपने केवल इतना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दिया तो उसमें कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो बात ये आई कि हो सकता है आपके पास नंबर्स बहुत बड़े हों, और यहीं पर कई बार आप क्या करोगे, जब आप यहाँ पे बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर हमें काफी लो नंबर्स तक जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जैसे हमने बात किया था ना 10⁻⁻19 तक या 10⁻31 तक जाना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशंस है वहां पर हमें थोड़ी दिक्कत आएगी अगर हम इस तरह से लिखने लगे। तो बनाया गया एक तरीका, जो तरीकों को बोला उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन। मतलब हम क्या करेंगे कि जो हमारे जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पे डिनोट करेंगे। तो मैम ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन होता है किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में डिनोट करेंगे। अब ये फॉर्म क्या है मैम? यहाँ पे अगर मैं n की बात करूं तो n होता है मेरा 1 to 9.9999, जो भी आपका n नंबर हो सकता है वहां से, ठीक है। तो 1 to जो भी नंबर है, तो n को मैं यहाँ से यहाँ तक जो भी नंबर आएगा उसको मैं n में लिखूंगी। और ये जो स्मॉल n है ये क्या होगा मैम? ये स्मॉल n है आपका कोई भी एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और इंटीजर आपको पता है नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं। तो n इंटू 10⁻9 10⁻n, तो ये हो गया मेरा साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है।
अभी थोड़ा सा समझ लो, मैं इसके सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखवाऊंगी, ठीक है। ये हो गया मेरा नंबर। अब जैसे मेरा ये जो नंबर लिखा हुआ है मैंने मोल का, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने हैं। तो इसको अगर मैं लिखूंगी तो दिस विल कम आउट टू बी 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मुझसे कहे कि भाई इसको आप साइंटिफिक नोटेशन पे इस नंबर को लिखो, तो साइंटिफिक नोटेशन में आप देखो मैंने यहाँ पे n को लिखा, कैसा लिखा, n देखो मेरा 1 to 9 के बीच में ही है, 6.022 है कि नहीं, और 10 और रेज टू द पावर 23, तो 23 होगा मेरा इंटीजर। अब इसी तरह से मान लो मेरे पास एक कोई नंबर है 0.0000678, ठीक है। अब आपको इसको अगर लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप इसको क्या करोगे, इसको भी वैसे ही करोगे, इस डेसिमल को क्या करोगे, आप शिफ्ट करोगे, इस तरह से शिफ्ट करोगे कि आपका जो सिंगल डिजिट है वो पहला क्या है, पहला डिजिट जो मिल रहा है नॉन जीरो डिजिट, वो क्या है 6। तो आप 6 के बाद तक इसको शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो 6.78 करके बनेगा। अब यहाँ पर आपने इसको कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6, तो आपने इसको 6 यूनिट शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.78 इंटू 10⁻⁻6। देखो डेसिमल को कभी भी आप अगर राइट साइड शिफ्ट करते हो, ठीक है, इस साइड शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर यहाँ नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं दिख रहा था, तो मैंने एक तरह से डेसिमल को यहाँ पर लेफ्ट साइड लेकर आया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पावर जाएंगी वो पॉजिटिव जाएंगी, और कभी भी मैं यहाँ पर अगर राइट साइड जाऊंगी तो यहाँ पे पावर क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी, ठीक है। पर लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह से कभी ये सारी चीजें रखनी चाहिए, लेफ्ट जा रहे हैं तो भाई नेगेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा, और राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हमेशा आप इस चीज में लॉजिक से काम करो कि भाई सिंपल सी बात है, इतना बड़ा नंबर है तो जो पावर जाएगी वो डेफिनेटली क्या होगी, इट विल बी मोर देन 0, या ये पॉजिटिव होगी। और नंबर अगर छोटा है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगी पावर, ठीक है। तो अगर मुझे इसको डिनोट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये वाला नंबर इस तरह से डिनोट होगा, और ये वाला नंबर मेरा इस तरह से डिनोट होगा, ठीक है। ओके, अभी मैं अगर आपसे पूछूं इसको डिनोट करो, अभी मैं लिखवा दूंगी ये सारी चीजें, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 0.0923, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो लिख के बताओ क्या आता है आपका, लिखो इसको। 9.23 into 10⁻². 23 इंटू 10⁻² 2. -2 -2 2 या -2, -2 -2 ठीक है, -2 आएगा यहाँ पे। फाइन, तो हमें इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिख लो, यहाँ पे लिखो, फॉर हैंडलिंग लार्ज नंबर्स एंड परफॉर्मिंग simple mathematical operations on them, for handling large numbers, ठीक है, and performing simple mathematical operations on them, we need scientific notation. We need scientific notation. फिर लिख लो, number is expressed as ये लो n into 10⁻n, n into 10⁻n. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. yes ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इट इज एक्सप्रेस्ड एज दिस, और वहां पे लिख लो n क्या होता है, n का लिख लो, कैपिटल N का होगा n, कैपिटल N यहाँ से यहाँ तक, एंड स्मॉल n इज एन इंटीजर।
और यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखो आप। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ये लिख लो। दूसरा लिख लो। इसको एक्सप्रेस करो 23252.08। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट एज 2.3252 2.3252। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे चलो 08 की जगह यहाँ 00 लिख दूँ तो आप क्या करोगे? चलो अभी पहले सिंपल वाले लिख लो। 322.325223.5208 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 4. ये हो गया मेरे दो एग्जाम्पल से रिलेटेड। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो हम लोग करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो कह रहे थे कि भाई सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। जैसे मान लो मेरे पास दो नंबर है, मैं भी बात कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की। मैं बात कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो मतलब साइंटिफिक नोटेशन पे अगर मुझे रखना है तो कैसे करेंगे? तो आप लोग यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ आपकी बुक का 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, अब जब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कराना है तो आपको क्या करो, ये जो आपके यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं आप इनका मल्टीप्लीकेशन करा लो 5.6। मतलब देखो यार बेसिक चीज है, ये तो आप भी जानते हो। और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, यहाँ पर क्या है पावर्स है, तो पावर्स को जो भी पावर्स लिखी है उनको एज इट इज ऐड कर दो। 5 प्लस 8। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 38.64 इंटू 10 टू द पावर 13। ठीक है, तो अब जब आपने ये दोनों नंबर्स को जो कि साइंटिफिक नोटेशंस पे लिखे हुए थे, आपने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई में हमने जो उनके नंबर्स यहाँ पे कैपिटल एन वाली वैल्यूज थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइड बाई बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर दी। ठीक है, 10 टू द पावर ऐड हो गया। तो अब ये जो नंबर है ये आपका, आप अपना आंसर इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप इसको एक्सप्रेस करोगे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। मतलब इट विल बी 3.864 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा 14. 15. तो ये आ जाएगा आपको 3.864 इंटू 10 टू द पावर 14। तो ये आपका आंसर होगा। अगर आप इसका आंसर ये देते हो तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा साइंटिफिक नोटेशन में दैट विल बी दिस वन। इसी तरह से डिवीजन का भी यही रूल है। मान लो आप यही दोनों नंबर ले लो, या दूसरे नंबर ले रही हूँ मैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल दे रही हूँ बुक वाले। 9.8 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसको करना है मुझे डिवाइडेड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0.400909 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब ये सॉरी, ये 10 टू द पावर माइनस, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 7 लिखा। 7 थोड़ी ना होगा, बताओ यहाँ पर क्या होगा ये चीज।
इन दोनों को जब आप अब डिवाइड कर रहे हो तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? आई विल राइट इट हियर। जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो इस तरह से हो जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब 10 के साथ यहाँ पर क्या है? डिवीजन का साइन है। अब आपको पता है जब डिवीजन का साइन आता है तो मतलब यहाँ पर 10 टू पावर -3 ऊपर है और 10 टू पावर 4 क्या है? नीचे है। तो 10 टू पावर 4 को ऊपर ले लिया मैंने इसके साथ ही, तो ये बन जाएगा मेरा 10 टू पावर -4। और अब आप इन दोनों एक्सपोनेंट्स को क्या करो? ऐड कर दो, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। पर आप देखो अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 4.909 मतलब मैंने राइट साइड ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट विल -8 राइट। तो ये हो जाएगा मेरा इस तरह से आंसर। तो ये हो गया मेरा साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ क्या करना है? उनकी जो बेस वैल्यू है, मतलब बेस वैल्यू मतलब जो कैपिटल एन वाली वैल्यूज है उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर लो और 10 टू द पावर n के साथ अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर लो और उसके बाद उसे एंड में साइंटिफिक नोटेशन में उसको एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, डन? लिख लिया ना ये? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है मेरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे अगर हम लोग इसमें, तो इसमें क्या होगा? आपका जो भी नंबर है उसको लिख लो। जैसे 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 करना है और मुझे ऐड करना है इसमें 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो एक्सपोनेंट्स हैं वो दोनों अलग हैं। तो मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो सबसे पहली चीज हम करेंगे वो हमें जरूरत है कि ये जो हमारे पावर्स हैं ये सेम हो जाए। तो या तो आप इसको भी 10 टू द पावर 4 में कन्वर्ट कर लो या आप इसको भी 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर लो, कोई एक चीज कर लो। तो लेट्स से मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ 10 टू द पावर 3 में। तो अगर मुझे इसमें 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा दिस मच इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिंपली ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। 9 5 14 4 कैरी 1 8 6 14 plus 1 15 की 5 कैरी 1 75.45 into 10 to the power 3। और ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगी साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये आ जाएगा मेरा इस तरह से। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए मुझे क्या करना था? मुझे देखना था कि जो वहां पे 10 के साथ जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और बाद में मेरा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया। पर लेकिन अगर मैं बात करूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों जो एक्सपोनेंट्स है इन दोनों को मुझे सेम फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम फॉर्म में एक्सप्रेस करके फिर इसको कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह से आपका सब्ट्रैक्शन का भी होता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, साइंटिफिक नोटेशन के साथ हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करना है उसका हमने फंडा देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पर ऐड करो, लिख लो राइट द नंबर्स such that they have same exponent. Write the numbers such that they have same exponent. ठीक है, and perform operation on coefficient। coefficient तो आप समझते ही हैं, ये जो मैंने लिखा कोई भी चीज है a into something, तो ये मेरा ये जो something के साथ ये जो आया ये a मेरा coefficient है, मतलब 6.65 और 8.95 मेरे कोएफिशिएंट है। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखते हैं कि मैम ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब देखो मैंने आपसे बात की थी कि आप कोई भी मेजरमेंट करो तो वहां पर आप क्या करते हो, लास्ट क्लास में जस्ट एक हिंट किया था कि आप मान लो, चलो मैं बोलती हूँ कि आप लेंथ मेजर कर रहे हो। ठीक है, आप लेंथ मेजर कर रहे हो
ये पेन का आपने लेंथ मेजर करना था। अब क्या है, जब आप इस पेन का लेंथ मेजर करोगे, मान लो आप अपने स्केल से कर रहे हो, तो नॉर्मल आपके पास रूलर होता है, आपने स्केल से किया। अब रूलर में क्या होता है, रूलर में आपका जो भी चीज काउंट हो सकती है वहां पर आपका जनरली सेंटीमीटर में गिवन होता है, और सेंटीमीटर में भी जो मिनिमम काउंट हो सकती है वो क्या हो सकती है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो मिनिमम हम किसी चीज से काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, तो रूलर से अगर आप देखो तो मिनिमम वहां पे 0.5 सेंटीमीटर का काउंट हो सकता है। लेट्स से कि मेरे ये जो पेन है इसका जो लेंथ निकल कर आया, लेट्स से ये आया मेरा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो मार्क आ रहा था वो आ रहा था मेरा 7 और 8 के बीच में, और आपने बोला कि मैम इसकी जो लेंथ आ रही है वो कहीं यहाँ पर आ रही है। अब आपको बीच के मार्क्स तो पता नहीं है, बस एक ही मार्क्स पता है, ये जो होता है ये होता है 7.5। अब इसके कोई नियर बाई थी, मान लो यहाँ पर थी, तो आपने कहा कि ठीक है मैम मैं इसको 7.5 बोल देता हूँ। ठीक है, अब वहीं पर आपने क्या किया, इससे और अच्छा एक स्केल लिया। मान लो अगर आपको वर्नियर कैलिपर से आपने इसकी लेंथ मेजर करनी चाहिए और वहां पर इसकी लेंथ आई मान लो 7.54 सेंटीमीटर, वो ज्यादा एक्यूरेटली, मतलब वो और आगे तक इसका मतलब उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.5 सेंटीमीटर नहीं होता। ठीक है, वो इनफैक्ट आपके डेसिमल के बाद भी सेकेंड डिजिट तक उसको मेजर कर सकता है। तो आपने जब वहां से मेजर किया तो आपको मिला कि मैम ये जो आ रही थी ये है मेरी 7.54 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि मैम ये जो 7.5 यहाँ पर आया था, ये जो है, ये जो 5 है ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन है कि मैं ये पक्का पक्का नहीं बोल सकता कि ये 7.5 आएगी कि नहीं, पर क्या चीज मैं पक्का से बोल सकता हूँ वो है 7, कि मैम पक्का 7 सेंटीमीटर का तो ये स्केल है। उसके बाद 5 है, क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो जब मैंने इसको दूसरे एक रेफरेंस से काउंट किया तो मुझे पता चला ये चीज 0.54 है। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ी सर्टेनिटी के साथ पता चला कि हाँ इससे बेटर है। तो कहने का मतलब ये, जब भी आप किसी चीज की मेजरमेंट करते हो तो वहां पे दो लिमिटेशन आती है। एक आती है आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, मतलब आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका अगर ये जो काउंट, जैसे यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट था रूलर के केस में कम है और वही वर्नियर कैलिपर के केस में ज्यादा है। और दूसरा आता है हमारा स्किल ऑफ द ऑपरेटर, स्किल ऑफ ऑपरेटर। तो आपने कितने एक्यूरेटली उसको परफॉर्म किया उस पर डिपेंड करता है, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो मैम सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमको बताता है कि वहां पर कितनी नंबर आपको एग्जैक्टली आपको सर्टेनिटी के साथ, मतलब कंफर्म पता है कि ये होंगे। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे 7.5 जो पता था ये सर्टेनिटी के साथ पता हो गया कि भाई यहाँ पर ये है, और उसके साथ एक नंबर यहाँ पर और जोड़ा 0.4। ये जो एंड में हमने जो नंबर जोड़ा 4 के साथ, हो सकता है इससे कोई और एक्यूरेट स्केल होता, वहां पे हो सकता था ये आता 7.545 आ जाता। ठीक है, तो मतलब मैम यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो आया, मतलब वो आया 7.5, जिसमें मतलब ये नंबर मुझे पक्का पक्का बता दें, और इसके साथ एक और नंबर यहाँ पे सर्टेन फिगर है। ठीक है, ये मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि भाई सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की बात क्या है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्या बताएगा, किसी भी मेजरमेंट को बताएगा कि सर्टेनिटी के साथ मतलब पक्कम पक्का क्या होगा। पर हम किसी भी चीज को 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, थोड़ी सी वहां पे अनसर्टेनिटी आ रही है। अनसर्टेनिटी मतलब कि हम वहां पे श्योर नहीं है, शायद वाली बात आ गई। ठीक है, तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग यूज करते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी कैलकुलेशन को एक्यूरेटली बताने के लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का सिग्निफिकेंस थोड़ा समझ में आया, क्या है इसका सिग्निफिकेंस? जल्दी से हाँ या ना बोल दो तो फिर उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूँ। यस मैम। तीनों को आया? मैम इसमें लिखना क्या था? लिखने का मैं बता रही हूँ, समझने का बताओ पहले। हाँ मैम। ठीक है, तो आप इसमें लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो, every experimental measurement has some amount of uncertainty. Every experimental measurement has some amount of uncertainty. ठीक है,
अनसर्टेनिटी की बात समझ में आ गई क्यों है? जैसे लीस्ट काउंट वाला एक चीज मैंने आपको बोली, हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी associated with it because of limitation of measuring instrument, because of limitation of measuring instrument, because of limitation of measuring instrument, and the skill of the operator, and the skill of the operator. ऑपरेटर मतलब जो ऑफ द मतलब पर्सन जो उसको मेजर कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख लो, लेंथ आपने निकाली, आपको रूलर से मिली 7.5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल में मतलब ऐसा डैश करके लिख लो, रूलर से आपने कोई मेजरमेंट किया तो इट कम्स आउट टू बी 7.5, और व्हेन यू डू दिस विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इट कम्स आउट टू बी 7.54, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज, uncertainty in the experimental or calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures. It is expressed by indicating the number of significant figures, ठीक है। मैम, could you please repeat the point? Uncertainty in experimental or calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures. ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैम कैसे पता चलेगा कितने फिगर्स सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ डिजिट्स बताएंगे कि कितने सिग्निफिकेंट है। अब आप अगर रूलर के केस में बात करो तो यहाँ पर अभी मैं कुछ रूल्स बताऊंगी आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कैसे करते हैं। तो उन रूल से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। 7 और 5 2 सिग्निफिकेंट फिगर और 7, 5, 4 यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे आपको नहीं लगता आपकी अनसर्टेनिटी कम हो गई और सर्टेनिटी बढ़ गई? क्या बोला मैंने बोला कि जैसे जैसे आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब आपके नंबर ऑफ डिजिट जो आप कह सकते हो कंफर्मिटी के साथ कि भाई हाँ ये तो है, कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है या यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जैसे जैसे आपके ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए तो मैं कह सकती हूँ कि वहां पर सर्टेनिटी बढ़ गई मतलब आपका कॉन्फिडेंस उस चीज पर ज्यादा बढ़ गया और आपका अनसर्टेनिटी वाला पार्ट है वो कम हो गया, ठीक है। डू यू एग्री विद दिस? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ज्यादा का मतलब ये हो गया कि वहां पर सर्टेनिटी ज्यादा है और अनसर्टेनिटी कम हो गई। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब आप लोग लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या रूल्स हैं कि मैम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पता चले। और हाँ, यहाँ पे डेफिनेशन और लिख लो सिग्निफिकेंट फिगर्स की, लिखो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन लिखो। इट इज द मीनिंगफुल डिजिट which are known with certainty. It is the meaningful digit which are known with certainty plus one which is uncertain, ठीक है। रूलर के केस में बात करूं तो यहाँ पर 7 जो है ये मुझे सर्टेनिटी से पता है, 5 जो है वहां पे डाउट था, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा सर्टेन वाला, ये हो गया अनसर्टेन वाला, ठीक है। 7.54 में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 7 क्या हो गया, 7 हो गया मेरा सर्टेन, 5 भी मेरा सर्टेन है और ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये हो गया मेरा अनसर्टेन, ठीक है। तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स जब भी हम बताएंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पर 2 आपके सर्टेन होंगे और आपका एक क्या होगा, एक हो जाएगा आपका अनसर्टेन, ठीक है।
लिखो आप रूल्स, लिखो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटर्मिनेशन, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो पहला रूल जो है रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर डिटर्मिनेशन, इसमें जो अपना फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल हमको बोलता है कि हमारे पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मैंने अगर लिखा 0.0258, ठीक है, या फिर रुको 00 भी हटा दो यार, यहाँ पे अगर मैंने लिखा 258 तो कितने सिग्निफिकेंट है, 3। अगर मैंने इसको लिखा 0.258 तो भी कितने सिग्निफिकेंट है, 3। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। मान लो मैंने लिखा 0.27, तो यहाँ पर क्या हो गया, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, क्योंकि 2 और 7। ठीक है, 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल्स ये हो गए। इसका पहले स्टेटमेंट लिख लेते हो, साथ साथ एक तरी एग्जाम्पल्स लिख लो। लिखो all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. For example, यहाँ पर मैंने लिखा 258, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 3 significant figures। फिर नेक्स्ट 0.258 लिख लो, 0.258 में इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 0.27 में हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, सेकेंड रूल लिखो आप। सेकेंड रूल है हमारा, पहले समझ लो। हाँ मैम अगर कोई नंबर ऐसा हुआ 0.502 तो उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 0.502 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हम आगे वाला एक रूल देखेंगे, वहां पर क्या होगा, ये 0 जो है वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, अभी इसका एक रूल में इसको इंक्लूड करवा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहाँ पे फिर नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जैसे मान लो मेरे पास है 0.037। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप बोलोगे कि मैम डेसिमल है, 0 भी तो है, पर लेकिन आपका पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, जहाँ पर मतलब कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो मतलब क्या है, नॉन जीरो डिजिट के पहले, नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी आपके वहां पे 0 होंगे, इफ यू हैव एनी 0 बिफोर नॉन जीरो डिजिट, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट कहाँ से शुरू हो रही है, 3 से शुरू हो रही है, और 3 के पहले देखो तो कहाँ 0 है, एक तो यहाँ 0 है, दूसरा 0 मेरा यहाँ पर है। तो मतलब 3 के पहले जहाँ पे भी, मतलब कोई भी नॉन जीरो डिजिट जहाँ से शुरू हो रही है, अगर उसके पहले कोई 0 है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे यहाँ पे ऊपर वाला एग्जाम्पल भी देख लो, यहाँ पे 0.258, यहाँ पर मैंने इस 0 को सिग्निफिकेंट नहीं बोला है, क्योंकि ये जो है हमारा 2, ये 2 हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट है, और 2 के पहले यहाँ पर आया 0, तो ये 0 मेरा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल तो इसका लिख लो, देखो zeros preceding to the first non-zero digit, zeros preceding to the first non-zero digit are not significant, ठीक है, zeros preceding to the first non-zero digit are not significant। तो यहाँ पर इनको लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो, एक तो आप ये वाला लिख सकते हो 0.037, और दूसरा लिख लो 0.258। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, पहले वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पर हो गए आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और यहाँ पर हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ओके। इसके बाद जो थर्ड रूल है वो है हमारा, जो अभी आर्यन ने पूछा कि मैम अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, जैसे मान लो 0.502, तो मैम अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 0 है
इसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे कि नहीं। तो अगर आपके पास कोई जीरो आता है जो कि वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो इसमें अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे तो कितने होंगे? 3। क्यों 3 होंगे? रीजन बीइंग, यहाँ पे ये तो एक तो चीज जो मैंने एक्सप्लेन की, और एक हमारा जो सेकंड वाले रूल से निकल के आया कि नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 5। तो 5 के पहले क्या जीरो है? एक जीरो है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहाँ पर फिगर हो गए यहाँ पे 3। लिखो zeros between two non-zero digits are significant. Zeros between two non-zero digits are significant. For example में ये वाला लिख लो 0.502 वाला, 0.502 वाला। ठीक है, एक और देख लो। मान लो यहाँ पर मेरा नंबर है 2.005। यहाँ पर क्या होगा? अब देखो ये जितने भी जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे क्योंकि ये 2 और 5 के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो। 20.05 होता तो क्या करते? तो भी मैम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं 4। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए मेरे 3 रूल। एक लास्ट रूल इसमें लिखो, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ मैं। zeros at the end of a number are significant. zeros at the end या right of a number, मतलब एकदम एंड में आए अगर, zeros at the end or right of a number is significant provided the number has decimal, मतलब वो एक डेसिमल नंबर होना चाहिए। ऐसा मतलब 258 जैसा नहीं। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ provided that the number is a decimal number, provided the number has decimal। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर मैंने लिखा 2580। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर डेसिमल नहीं है कहीं नंबर में। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैम इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें होंगे आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी जीरो हमारे नंबर के राइट पे आएगा उसे हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। पर क्या होना चाहिए? उस नंबर में डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, पर इस नंबर में तो डेसिमल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर बोलेंगे 3। ठीक है, एग्जाम्पल में एक लिखो, फॉर एग्जाम्पल ये, फिर इसी में मैं वेरिएशन दूसरा देती हूँ। अब मैंने इसको लिख दिया होता, इसको पहले ये लिख लो। ठीक है, मान लो मैं इसको इस तरह से लिखूं 2580 डेसिमल। ठीक है, 2580 के बाद मैंने यहाँ पर अगर डेसिमल लगा दिया तो क्या बोलेंगे? 2580 और यहाँ पर केवल डेसिमल लगाया हुआ है। तो इस केस में एक बनता है मेरा 2580 और यहाँ पर डेसिमल और एक और जीरो, फिर बना मेरा 2580 और डेसिमल के बाद मान लो 2 जीरो। मैंने इसी क्वेश्चन के वेरिएशन लिखे हैं आपके सामने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होना चाहिए? सोचो एक बार। अभी पहला जो हमने एग्जांपल देखा था 2580 वाला, तो इसमें हमारे पास डेसिमल नहीं था इस नंबर में। ठीक है, तो हमने कहा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? 3। अब ये वाले में देखो तो यहाँ पर डेसिमल लगाया हुआ है 1 2 3 4। अब इस जीरो को जीरो, ये वाला जो जीरो है देखो नंबर के राइट में भी है और इस नंबर में हमारे डेसिमल भी है। ठीक है, ऑल्दो आप कहोगे कि मैम हम कभी ऐसा लिखते तो है नहीं, लिखते नहीं है, बात सही है, पर अगर ऐसा है तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं कितने हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब इसमें देखो यहाँ पे डेसिमल भी है और राइट में यहाँ पर एक जीरो भी आ गया, और तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, और इसी तरह से यहाँ पर आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्योंकि ये जो सारे नंबर्स है इसमें डेसिमल भी है
और यहाँ पर लास्ट में आपके पास 0 भी है, ठीक है। अब इस तरह के नंबर्स को हम जनरली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इस तरह के नंबर्स को हम जनरली देखना एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, तो लिख वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में, सिग्निफिकेंट नंबर उसमें, सॉरी, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लो। हाँ, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बचता है अपना वो ये है, जैसे मान लो मैं किसी चीज को काउंट कर रही हूँ, मैंने कहा मेरे पास नंबर ऑफ पेन्स काउंट करो, नंबर ऑफ पेन्स, तो किसी ने बोला मेरे पास 7 पेन्स है, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये एक एग्जैक्ट फिगर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जब जो चीज मैंने बात की थी, यहाँ पे मैंने कहीं पे ऐसा नहीं बोला जैसे ये 258 लिखा था, मान लो ये किसी चीज का लेंथ का यूनिट है, मान लो ये इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। पर अगर मैं कहीं पर काउंटिंग की बात कर रही हूँ, मतलब मैं एक एग्जैक्ट नंबर की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली काउंटिंग में, तो 7 है, मैं 7 को ऐसा भी लिख सकती हूँ 7.00, 7.0000, 7.00000, मतलब मैं 7 के आगे कितने भी डेसिमल के आगे कितने भी 0 लगा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट काउंट वहां पर 7 है। तो कहने का मतलब जो हमारा नेक्स्ट रूल सिग्निफिकेंट फिगर में बनता है वो ये बनता है कि अगर आपके पास कोई काउंट नंबर है, तो अगर आपको वहां पर लिखना है कि मतलब कोई एग्जैक्ट नंबर है या काउंटिंग कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, तो दैट विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो ये वाले रूल को लिख लो, लिखो इसको, count of something has infinite significant figure. Count of something has infinite significant figure. Has infinite significant figure. As these are exact numbers, as these are exact numbers, as these are exact numbers, and can be expressed as these are exact numbers and can be expressed by writing, and can be expressed by writing infinite number of zeros. Infinite number of zeros. Ma'am, can you repeat? Count of something has infinite significant figure as these numbers are exact, as these numbers are exact, and can be expressed by writing infinite number of zeros after placing a decimal, and can be written and can be expressed by writing infinite number of zeros after placing a decimal, ठीक है। क्लियर है पॉइंट से, मतलब ये 7 का काउंट है तो ये एक एग्जैक्ट है, अब मेरे को इसको लिखना है तो मैं यहाँ पे 7.00 लिख सकती हूँ, 7.40 लिख दूँ, 5060, तो यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। अब मुझे एक बताओ ये नंबर क्या होगा, ये क्या होगा, इस वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्या है ये, 5 में क्या होगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हो आप, Infinite. इट विल बी इनफाइनाइट। द रीजन इज पाई को आप देखो तो ये क्या होता है, रिपीटिंग, यहाँ पे क्या होता है, ये कभी भी नेवर एंडिंग चीज है, ठीक है। तो ये क्या होता है, चलता रहता है, चढ़ता रहता है आप देख, तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं इसको आप एक पर्टिकुलर वैल्यू तो आपके पास है नहीं कि पाई की मैम ये फिक्स वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पाई के कोई बोलेगा वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। आप एक लिखो, आप एक और लास्ट पॉइंट लिखो, number written in scientific notation, numbers written in scientific notation has all digits significance. Numbers written in scientific notation has all digits significance. मतलब numbers written in scientific notations has all digits significance, ठीक है। इसका
मतलब ये है, जैसे मैंने साइंटिफिक नोटेशन पे यहाँ पे लिखा 4.67 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स की बात कर रहा है वो इनकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं इसको लिख दूं 4.60, तो यहाँ पर भी है 4.60 लेट्स से इंटू 10⁻², ठीक है। तो इसमें कितने हैं, इसमें भी हैं आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मतलब आपको एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को छोड़ दो, तो आपको बस ये वाला जो कोएफिशिएंट वाले पार्ट है उसमें देख लो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, मतलब उसमें जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो अगर कोई नंबर आपके साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस्ड है तो सिंपली दिमाग नहीं लगाना है, वहां पे देखना है कि यहाँ पर जो नंबर सिग्निफिकेंट है वो कितने हैं, जितने भी यहाँ पर गिवन है कोएफिशिएंट में वो सारे सिग्निफिकेंट, ठीक है। फाइन, अब एक चीज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिख लो, कुछ क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस लिखो, इनको आपको बताना है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखो 0, पहले ये सारे नोट कर लो और फिर इसके आंसर बता देना मुझे। ये 208, 5005, 5005.5, इसके बाद 2.0034, नेक्स्ट है मेरा 126,000, ठीक है। अब इन सब में इस सबको नोट कर लो और इसमें मुझे बता दो कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, ठीक है। हो गया आर्यन? यस मैम। चलो बताओ जल्दी से, आर्यन फर्स्ट 2 के बताओ। फर्स्ट टू के मैम, पहले वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और दूसरे वाले में 3। ठीक है, अमान आप मुझे नेक्स्ट 2 का बताओ। 5005 में 4 है और नेक्स्ट में? और 5005.5 में 5 है। ओके, हेत आप बताओ नेक्स्ट वाले में 2.0034 कितने सिग्निफिकेंट है? मैम इसमें शायद 3 होंगे। इसमें 3 होंगे, ओके। और इसमें लास्ट वाले में? इसमें 6 होंगे। इसमें 6 होंगे। बेटा आपके दोनों आंसर रॉन्ग है, सुनो मैम मेरी बात, नीचे समझो वाले फिर में से। 3 होंगे, वो 0 काउंट हाँ, नहीं होंगे। नीचे वाले में 3 होंगे, क्यों? क्योंकि हम डेसिमल नहीं है किसी भी नंबर में, तो हम वहां पे लास्ट के जीरोस को सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते, ठीक है। अब ये वाले में देखो, ये जो 2 0 आ रहे हैं, ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट आएंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहाँ पर फिगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 गलती समझ में आ गई? हाँ हमारा रूल नंबर 3 था, 3 जो था, ठीक है। तो ये हो गया मेरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, लास्ट में एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। क्या है? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब मान लो जब मैं मेजरमेंट करती हूँ, तो मैंने आपसे बात किया था कि वहां पर क्या होता है कि कुछ ना कुछ वहां पे एरर आती है, ठीक है। मान लो मैं रजिस्टर को रेजिस्टेंस मेजर कर रही हूँ, मेरा एक्सपेरिमेंट है कि मैं वहां पर रेजिस्टेंस को मेजर करूँ, वहां पे वोल्टेज को मैंने वेरी किया, और जैसे जैसे मैं वोल्टेज वेरी करूंगी तो वहां पर मेरा जो क्या कहते हैं करंट है वो वेरी करेगा, और उसके साथ साथ मेरे रेजिस्टेंस की क्या रीडिंग आ रही है मुझे वो देखनी है, ठीक है। मान लो मैंने रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए देखा कि वहां पे 3 ओम होना चाहिए रेजिस्टेंस, और वहां पे जो हेत ने किया, और वहां पर अमान ने किया, और वहां पर आर्यन ने किया, ठीक है। तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने कहा आप लोगों से 2-2 रीडिंग ले लो। हेत ने जब रीडिंग ली तो मान लो रीडिंग आई मेरी 2 पॉइंट, यहाँ पर हेत की रीडिंग आई 2.9, ठीक है। हेत ने रीडिंग ली तो मान लो यहाँ पर आई 2.91। नेक्स्ट रीडिंग जो उसने ली वहां पर आई मान लो 2.95, ठीक है। अब जब आर्यन ने रीडिंग ली तो मान लो आर्यन की रीडिंग आई, मैम एक रीडिंग आ गई मेरी 3.0 एग्जैक्ट आ गई,
और एक आ गई मेरी मान लो 2.9, ठीक है। और जब अमान ने लिखी तो आई लेट्स से यहाँ पर आई इनकी 2.98 और एक आई आपकी 3.01, ठीक है। तो ये रीडिंग्स आपकी तीनों स्टूडेंट्स ने किया और तीनों स्टूडेंट्स की ये रीडिंग्स आई, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टूडेंट मतलब अगर मैं हेत की बात करूं तो हेत की जो रीडिंग्स आई तो जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो थी, जो इसकी ट्रू वैल्यू जो थी, मैम ने मुझे बताया था कि ये 3 ओम का रजिस्टर है, तो इसकी जो रीडिंग आई वो 2.91 आई और 2.95 आई। तो ये रीडिंग्स अगर आप देखो तो ये आपस में तो पास है, ठीक है, ये पास है आपस में, ये दोनों रीडिंग्स क्या है, क्लोज है, 2.91 2.95। तो ऐसी रीडिंग जो आपने निकाली मतलब सेट ऑफ रीडिंग जो आपस में क्लोज है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसाइज। क्या है ये, प्रिसाइज है। और लेकिन ये रीडिंग 3 से आप देखो तो 3 से ये दूर है, 3 से दूर है, क्योंकि देखो ना अमान ने क्या निकाली 2.98 और 3.01, तो 3 से ये कंपैरेटिवली दूर है, मतलब ये ट्रू वैल्यू से काफी पीछे है। तो अगर ये ट्रू वैल्यू से पीछे है तो मैं बोलूंगी ये जो है ये एक्यूरेट नहीं है, पर ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ कि जो रीडिंग्स है वो क्लोज है, जितनी भी रीडिंग्स निकाली वो 4-5 वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज है, पर एक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू से दूर है। इसी तरह से अमान की बात करें तो अमान ने क्या किया, अमान ने किया 2.98 है तो 3.01, तो देखो ना इनकी जो दोनों वैल्यूज हैं आपस में तो पास है, आपस में तो काफी क्लोज है, और साथ ही साथ 3 के बहुत क्लोज है, तो मतलब इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपस में क्लोज है, इसलिए ये प्रिसाइज है, पर ये साथ साथ क्या है, एक्यूरेट भी है। क्यों, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू की बहुत नियर है, इसलिए ये एक्यूरेट है। और ये प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि ये रीडिंग आपस में बहुत क्लोज है, ठीक है। अब मैं आर्यन की रीडिंग की बात करूं तो इनकी एक रीडिंग तो देखो एकदम ट्रू आई, एकदम करेक्ट आई, मतलब एकदम यही आ गई, पर लेकिन जो दूसरी रीडिंग इनकी आई तो इनकी देखो वो 2.9 आई, ठीक है। मतलब इनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इनकी रीडिंग्स आपस में जो है वो काफी दूर दूर है। तो क्या ये प्रिसाइज होगा, ये प्रिसाइज तो नहीं है, ठीक है, पर क्या ये एक्यूरेट है। अगर आप यहाँ पे एवरेज लेने जाओगे तो ये एवरेज आएगा कुछ 2.95, ठीक है, मतलब ये ट्रू वैल्यू से फिर भी दूर है। तो हम लोग इस केस में कहेंगे कि नहीं, यहाँ ही ये एक्यूरेट है मैम, ना ही ये प्रिसाइज, ठीक है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो मैम अगर मैं इसकी रीडिंग 3 की बात करूं तो हाँ यहाँ पे चलो मैम ये चीज जो है ये एक्यूरेट है, ठीक है, पर लेकिन ये हमारी प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, प्रिसाइज नहीं है क्योंकि ये आपस में, ये रीडिंग्स आपस में बहुत दूर है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन की ये कुछ बात होती है जब रीडिंग्स आपकी ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज हो, पर लेकिन आपकी क्या हो, क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी तो मतलब वो एक्यूरेट है, बट लेकिन अगर वो आपस में दूर दूर है तो वो क्या है, वो आपस में पास पास है, तो वो क्या है, प्रिसाइज है, ठीक है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का ये जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे। तो वहां पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे हम किसी पर्टिकुलर, मान लो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं और मुझे बोला जाए उस नंबर को कन्वर्ट कर दो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हम वैसा करेंगे जैसे हम कुछ राउंड ऑफ तरीके में करते थे, ठीक है। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो सारे रूल्स वहां पर अप्लाई होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग वहां पर प्रोबेबली मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे, और मोल कॉन्सेप्ट नई चीज है पर लेकिन वहां पे इंटरेस्टिंग भी बहुत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे। थैंक यू मैम, बाय मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय आर्यन, अमान, गुड बाय, हैव अ Thank you, नाइस ma'am. डे।